नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएससी की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी बहुत लोगों का मिथ्य है कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे उसको कंप्लीट करें। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी का सिलेबस किसी का कंपाइल किसी का नहीं है। वो दिखाता है कि मैं तुमसे कहाँ से पूछूंगा, वो बताता है कि मैं कहाँ से लेके आऊँगा, लेकिन वजह सिर्फ इतनी होती है कि हमें उसे पढ़ने के तरीके, रास्ते या रिसोर्सेज या हमारे मेंटोर या गाइडेंस इतने बड़े भयानक तरीके से उसको एनालाइज कर देते हैं कि हमको डर लगने लगता है। स्वाभाविक सी बात भी है, जब आपको जैसे बताएगा वैसे आप समझेंगे। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यूपीएससी लगभग कहा जाए तो 500 से लेकर 700 टॉपिक का एक सामान्यतः कहा जाए एक एग्जाम है। अब मान के चलें कि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं या इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इसके सापेक्ष में अगर आप देखें तो हिस्ट्री से यही कन्वर्ट हो जाएंगे आर्ट कल्चर भी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, एंशियंट भी, मिडाइवल भी, मॉडर्न भी। इसके 4 से 5 पॉइंट बन जाते हैं। पॉलिटी की तरफ कन्वर्ट जाएंगे तो वहाँ भी पॉलिटी के साथ गवर्नेंस हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत सारी बातें यहाँ से निकल जाती हैं। ज्योग्राफी के सापेक्ष में जाएंगे तो वहाँ इन्वायरमेंटल का पार्ट, इकोलॉजी का पार्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल जाती हैं। तो यानी 4 पिलर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके पीछे काम करना चाहिए। उसके बाद इसके एस्पेक्ट में बनने वाले टॉपिक को अगर आपसे कंप्रहेंसिव तैयारी कर लेते हैं तो उससे आने वाले प्रश्न आराम से टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ कहा जाता है कि आप 500 से लेकर 700 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए, प्री मेंस के लिए दोनों ही सफिशिएंट है। उनको रेडी कर लें तो आने वाले प्रश्नों की जो भूमिका है वो आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको लगभग पर डे मैं एक स्लोड एक टॉपिक लेके आता हूँ। इसका मतलब ये रहा कि जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में, ये ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से है तो हमने वन टाइम छोड़ दो कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वन टाइम ये सोचो कि मुझे अर्थक्वेक को ही लीड करना है। तो अर्थक्वेक के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे, अर्थक्वेक के कुछ कंसेप्ट की बातें उनको जानने का प्रयास करेंगे, अर्थक्वेक की बेसिक जो एप्लीकेशन पार्ट होता है उसको जानने का प्रयास करेंगे। जब एक टॉपिक को तुम पूरी कंप्रहेंसिव तैयारी कर लोगे, उसमें आने वाले प्रीलिम्स को आराम से टैकल कर लोगे, मेंस आएगा तो आराम से टैकल कर लोगे, और यहाँ पे जब आप पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे, अगर ऐसी कुछ घटनाएं पूछ लेता है कि अर्थक्वेक होने से कौन कौन से कारण हैं या क्या वजह है कि अर्थक्वेक से लाभ भी होता है या हानि भी होती है, इसके बारे में आराम से मैनेज कर पाएंगे। तो ये एक फिल्म सी बनानी होती है एक टॉपिक के पीछे। तो आइए हम लोग आज बात कर लेते हैं कि अर्थक्वेक के बारे में क्या समझेंगे, हमें क्या इसमें पढ़ना चाहिए। तो पहले जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसकी फिल्म सी बना लीजिएगा। फिल्म बनाने का मतलब ये हुआ कि अर्थक्वेक में हमें पढ़ना क्या क्या है, राइट। तो यहाँ से जो भूकंप है इसके बारे में अगर हम सोचें कि हमें क्या पढ़ना है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हैं ये। सबसे पहले आप यही जानोगे कि अर्थक्वेक का मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। भाई अर्थक्वेक होता क्या, अगर इसके बारे में नहीं पता तो पढ़ के क्या करोगे, कौन कौन सी वेव्स होती हैं। नंबर 2 जानेंगे इसके कौन कौन से आने के कौन कौन से कारण हैं, क्या रीजन है। फिर क्या जानोगे, आने के कारण के बाद ये जानोगे इसके सिद्धांत ऐसा है या अभी इसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया तो उसकी कुछ थ्योरीज वगैरह क्या हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसका परिणाम जो है वो कैसे हम लोग निकलता है, क्या भाई भूकंप आया नहीं आया कैसे जानते हैं, क्या उसकी तीव्रता होती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तीव्रता में उसकी तरंगें कैसी होती हैं, वेव्स कैसी होती हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वेव्स क्या होती हैं। ये यहीं से क्वेश्चन को लगातार वो पूछ लेता है। उसके बाद इसकी भविष्यवाणी के फ्यूचर में हम लोग बिना देखे, आज इंडिया क्या पूरा मुल्क ये भी नहीं कर पाया, यहाँ जापान लगातार इतने भूकंप लेके बैठा हुआ है और इंडिया में अगर भूकंप एक आ जाए तो हम क्या होते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं। तो जापान लगातार एकदम से टेक्नोलॉजी को वहीं लेकर छोड़ देता है जहाँ से डैमेज हुई है उसकी, हम अभी तक ये समस्या नहीं कर पा रहे हैं। तो भविष्यवाणी जो है वो कैसे करती हैं, तो इन भविष्यवाणी के आधार पर हम लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि देश में समस्याएं पैदा कम हो। उसके बाद जानेंगे कि इसके सकारात्मक जो प्रभाव है वो कैसे कैसे हैं, जो इफेक्ट है, क्या सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, नेगेटिव भी इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर ये जानेंगे जो इसका विवरण है, विवरण का मतलब ये रहा कि डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने किस तरह से कर रखा है, यहाँ पे इंडिया के सापेक्ष में और वर्ल्ड के सापेक्ष में कैसे कर रखा है, कि वर्ल्ड में ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, इंडिया की कौन कौन सी पेटी में कितने कितने लेयर में हम लोगों ने बांट रखा है। इतना तुम जान लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ चीज़ों को तुम मैनेज कर पाओगे। और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं कि इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब आपने एक टॉपिक के सारे एस्पेक्ट को पढ़ लिया तो उससे आने वाले प्रश्न आराम से टैकल हो पाएंगे। आइए जर्नी को स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक के साथ, और मज़ा आ जाएगा कि भूकंप किसे हैं, कंपन को हम भूकंप कहते हैं, कंपन किसी इंसान में, किसी पृथ्वी में, किसी भी जगह आ जाता है। समझते हैं कि क्या होता है भूकंप, देखिएगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अर्थक्वेक, स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत मज़ा आपको आ जाएगा। देखिएगा यहाँ भूकंप हमने कंपन को कहा गया है, अगर यहां भू नहीं लिखा होता, कंप माने कांपना और भू माने पृथ्वी, तो पृथ्वी के कांपने को हम भूकंप कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, एक बाप है यहां ए, उसका बेटा है बी, बेटे ने कुछ ऐसी घटना करी है, बेटे ने कुछ ऐसा काम किया है,
बेटे ने कोई ऐसी परिस्थिति के अनुकूल काम नहीं किया बाप की, तो जब ये बाप के सामने जाएगा तो इसके अंदर की जो दिल की धड़कनें हैं, जो इसके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, वो एकदम से हाइपर जंपिंग मारेगा। कहते हैं ना कभी कभी महिलाएं, ध्यान रखना, यहाँ पे किसी कुछ ऐसी घटना घट जाए जो होनी नहीं थी, उसको पता नहीं, अचानक चले पता, एकदम से कांपने लगती हैं, नहीं दिल धड़क रहा है मेरा, तो है ना, महिलाओं का ज़्यादा दिल धड़कता है पुरुषों के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ एक प्रकार से ऐसी घटना जो अचानक हो चुकी है, जिसको हम लोग फील ही नहीं कर पाए। फील का मतलब उसको पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे उसके बारे में। ऐसी घटना में जो चीजें क्या हुई, अप डाउन हो रही हैं, उस घटना को कंपन को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, भूकंप कहते हैं। लेकिन ये भू माने पृथ्वी की घटना को, ना कि आदमी की घटना को। हालांकि आजकल होता भी है, आपने देखा होगा, जब प्रेमी प्रेमिका, ए और बी प्रेमी प्रेमिका है, और यहाँ से बी प्रेमी है, यानी वो गर्ल्स है और ये बॉय है, अब ये किसी और के साथ घूमती हुई दिखाई दे जाए, इस आदमी का दिल कैसे धड़केगा, एकदम से ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक कंडीशन से समझने का प्रयास करें तो भूकंप कुछ नहीं है। भूकंप मतलब एक पृथ्वी के हिलने को, पृथ्वी के कांपने को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि भूकंप एक ऐसी घटना है जिसके माध्यम से पृथ्वी जो है हमारी कंपन करती है। उस कंपन करने वाली घटना को हम लोग भूकंप कहते हैं। इसके पीछे कह सकते हैं कि एन अर्थक्वेक इन अ सिंपल वर्ड, यानी कह सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है सिंपल वर्ड में इज शेकिंग ऑफ द अर्थ, यानी हिलना झुलना को हम भूकंप कहते हैं। इट इज द नेचुरल इवेंट, यह प्रकार प्राकृतिक घटना है। तो अगर आपसे पूछे कि भूकंप क्या है, कि भूकंप एक पृथ्वी के कांपने की घटना को हम भूकंप कहते हैं, ये नॉर्मल बात है। यहाँ पे 3-4 वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत को स्पेसिफाई किया है। होम्स यहाँ कहते हैं कि जब किसी शांत तालाब में, आपने देखा होगा, एक बाल्टी भरिएगा, उसमें कुछ डाल दीजिएगा, तो उसमें डलने के बाद जो वो हलचल पैदा होगी, तो ऐसे ही यहाँ पे जब शांत जल में हम लोग पत्थर डालते हैं तो जो हलचल पैदा होती है तो उसे हम लोग वो क्या कहते हैं, एक कंपन कह देते हैं। तो इसी प्रकार जब पृथ्वी के अंतर्गत कुछ दशाएं ऐसी होती हैं तो वहाँ जो कंपन पैदा होता है, तो यहाँ होम्स यही कहते हैं कि उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। यहाँ मेस्वेलेग ये कहते हैं कि हमारे पास जो धरातल की चट्टानें निचले स्तर पर, जब वो यहाँ पे क्या होती हैं, टूट जाती हैं, ये लचीलेपन से अपने आप को आकर्षित करती हैं। तुमने देखा होगा जब दो चुम्बक को तुम पकड़ते होगे तो यहाँ जितने धीरे ले आएंगे वो आपस में खिंचाव करना स्टार्टिंग हो जाएंगी। तो इस खिंचाव को उसने कहा गुरुत्वाकर्षण को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। ये इस चीज को मेसलेवल कहते हैं। सेलेबरी ये कहते हैं यहाँ पे कि भैया भूकंप धरातल कंपन है, कभी कभी असमानताएं जो असंबंधित घटनाएं हैं वो जैसे मनुष्य के अंतर्गत होती हैं ऐसे ही पृथ्वी के अंतर्गत हो जाती हैं, उन्हें हम लोग कंपन कहते हैं। ये बेसिक बात है। अगर आपसे दिमाग में कोई पूछे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ अर्थक्वेक, तो यू कैन से कि अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक एक कंपन है जो पृथ्वी के अंतर्गत कुछ घटनाओं के माध्यम से होता है। अब वो घटना कौन कौन सी है, यहाँ कारण कौन कौन से, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या कारण है इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए ये हमारा एपी सेंटर है, यहाँ कंपन हुई, यहाँ सेंटर पे जाके लगेगा। ये छोटी नॉर्मल बात है। ये हाइपो सेंटर है, ये टोंट है, यहाँ रिंग ऑफ फायर है। आप देख पाते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक क्या है, क्रस्ट है, ये वाला भाग। ये क्या है, ये मेटल है, ये वाला भाग। ये आउटर कॉर्नर है, ये वाला भाग। ये इनर कॉर्नर है, ये वाला भाग। अब सोचिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा, बड़े मजे की बात। जब हमको एक बाल्टी को भरते हैं और बाल्टी को भरने के बाद उसको गर्म करने का प्रयास करते हैं, यहाँ रोड डाल दिया आपने, तो रोड डालने के बाद मजे की बात देखिएगा, बहुत आराम से निचला जो भाग है, जो यहाँ पे कह सकते हैं इनर कोर है, ये वाली, ये गर्म नहीं होता। पहले जहां तक उसका लेयर होता है वहां तक गर्म होता है, लेकिन जब ये पानी गर्म हो जाता है तो ये क्या होता है, रोटेट करता है। रोटेट करने का मतलब है जब इसमें उबाल मारेगा, तो यहीं से जब इनर भाग जो ये वाला गर्म होना स्टार्टिंग हो जाएगा तो पृथ्वी के अंतर्गत क्या हो जाएंगी, घटनाएं स्टार्टिंग हो जाती हैं। तो आप यहां समझ पा रहे होंगे कि इसके होने की बहुत सारी कारण है। क्या कारण है उसको यहां लिख लीजिएगा। एक तो प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक जो कहीं ना कहीं नेचुरल हो रहा है, और एक मानव कारण है। आज के समय मानव भी कहीं ना कहीं भूकंप की घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। जैसे ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, पहला जो हमारे पास ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, तो कैसे होता है, भूकंप के माध्यम, भूकंप का ये भी कारण है। नंबर 2, जो हमारे पास भू एक प्रकार से संतुलन है वो लगातार बिगड़ रहा है, ये भी एक कारण है। जो हमारे प्लेटों की गतिशीलता, जो हमारे पृथ्वी के अंदर प्लेट होती हैं वो आपस में हलचल पैदा करते हैं, प्लेटों की गतिशीलता का भी एक कारण है कि प्लेटों की गतिशीलता होने के कारण भी क्या होता है। साथ में जो हमारे पास जो आंतरिक गैसें हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, मात्रा में वृद्धि कमी होने की वजह से हलचल पैदा करती हैं, तो ये भी एक कारण है। और भी समझो, जो हमारे देश में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 71% क्या वाटर है, तो जो जलीय भार है वो भी क्या है, कारण है। तो यहाँ एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक चीजों में यहाँ ज्वालामुखी भी, प्लेटो गतिशीलता भी, गैसों का भार भी, जलीय भार भी, गैसों की यहाँ पे वृद्धि कमी होना भी, ये क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसके कारण क्या होते हैं, भूकंप की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो मानवीय घटनाएं हैं, जो मानव कर रहा है, ये आज के समय आपने देखा होगा, यहाँ पे अभी जोशीमठ की त्रासदी हो या कोई अन्य मुद्दा क्यों ना हो, तो वहाँ पे उसने अणु बम्बों का प्रयोग
प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया है। आपने देखा भी होगा जब बंदूक को छोड़ते हैं पे झटका मारती है, तो जब अणु बम का परीक्षण करेंगे तो क्या होगा, पीछे झटका मारेगा, वहां पे समस्या पैदा होगी, पृथ्वी में हलचल पैदा होगी। तो ये भी एक समस्या बन चुकी है कि यहाँ अणु बम्बों के परीक्षण से या कृत्रिम जो हम लोग आज के समय में प्रकृति पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं शक्ति स्थापित करने का, उनकी वजह से भी क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो यदि आपसे कोई पूछे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से आप आराम से समझ पा रहे होंगे कि यदि आपसे पूछ रहा है भूकंप आने कौन कौन से कारण हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा प्राकृतिक कारण भी हैं और मानवीय कारण भी हैं। प्राकृतिक कारण में खुल के खेलिएगा, आप इसको आराम से बता पाएंगे और बहुत मस्ती के साथ बता पाएंगे, डेफिनेटली मुझे श्योर है। आइए हम लोग बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में, परिणाम के बारे में बहुत जल्दी समझते हैं, और यहाँ तीव्रता के बारे में एक मुश्किल से थोड़ी सी लेक्चर में सारी चीजें समझ पाओगे। देखिएगा, भूकंप की दो चीजें होती हैं, हम लोग तीव्रता नापते हैं। तीव्रता का मतलब ये रहा कि उसकी स्पीड को विनाश के कारण, जैसे मान लीजिएगा यहाँ से मोटरसाइकिल लेके कोई आ रहा है, इधर से आ रहा है, जब वो लगातार तेज स्पीड से आएंगे, टकराएंगे, तो क्या होगा, हलचल ज़्यादा पैदा होगी। ये अनुमान कैसे लगाएंगे, ये अनुमान लगाएंगे कि उनकी तीव्रता कितनी थी। तो ऐसे ही भूकंप की तीव्रता का जो हम लोग नापते हैं, वो नापते हैं उसके विनाश के कारण से, कितना विनाश हुआ है। तो विनाश इमारतों में कितना हुआ, पुलों में कितना हुआ, अन्य में कितना हुआ, इस ऐसा एक पैमाना बनाया गया जिससे नाप सके कि विनाश कितना हुआ। विनाश तो बाद में समझेंगे, पहले थोड़ी समझ जाएंगे भाई, एक्सीडेंट होने के बाद तो चलेगा पता चोट किसके कितनी लगी। तो यहाँ 1902 में मर्केली नाम के व्यक्ति ने इस पैमाने का निर्माण किया, लेकिन 1931 में क्या किया, वुड एंड लूमेन नाम के दो व्यक्ति, ध्यान रखना, इसको अमेंडमेंट किया जिसमें 12 अंक लिखा गया। तो यहाँ से नाप लीजिएगा कि तीव्रता किससे नापते हैं, मार्केली पैमाने से या मर्केली पैमाने से, जिसमें 12 अंक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता लगातार। अगर रही बात परिणाम की बात, भाई उसमें जो आप देखते हैं कि कितनी स्पीड से गुजरा भूकंप, तो उसका परिणाम मतलब उसकी एनर्जी से, उसकी ऊर्जा से हम लोग माप करेंगे। उसको हम लोग नापते हैं रिएक्टर पैमाने, जिसको चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा 1935 में बनाया गया था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया 1965 में गुटेनबर्ग ने, जिसको 9 अंकों में डिफाइन किया। तो यानी आपसे पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं, मर्केली से। भूकंप के परिणाम को, एनर्जी को, ऊर्जा को किससे नापते हैं, कितनी स्पीड थी उसकी, रिएक्टर स्केल से नापते हैं। क्या होता है, यहाँ ऊर्जा का माप होता है और यहाँ पे विनाश का माप होता है, 9 अंक होते हैं। रही बात सिद्धांतिक थ्योरी, चार्ल्स रीड नाम के वैज्ञानिक है फ्रांसीसी, इन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जब पृथ्वी के अंतर्गत जो है हमारे पास प्लेटें हैं, और प्लेटें आपस में, देखिए सोच रहे हो ना, यहां से मेल और फीमेल है, आदमी तो है दोनों, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो आकर्षित होने का प्रयास करते हैं, और आकर्षित होने के बाद जब वो पीछे हटेंगे तो थोड़ी सी हलचल पैदा होगी। मान लीजिएगा यहाँ से दोनों यहाँ प्यार कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, ध्यान रखना, और यहाँ किसी ने उसको देख लिया, तो देखने के बाद उनके अंदर घबराहट सी पैदा हो जाएगी, हटने का प्रयास करेंगे। अब वो जो हटने के बाद जो यहाँ तरंगे पैदा होंगी, उसी को, तो जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो टकराने के बाद जब वो पुरानी अवस्था में आने का प्रयास करती हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में जो हलचल पैदा होती है, एच.डी. रीड जो है हमारे पास, एच.एफ. रीड जो है वो यही कहते हैं कि जो प्लेटें टकराने के बाद पुरानी अवस्थाओं में आने का प्रयास करती हैं, इस अवस्था में जो कंपन होती है उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, भूकंप कह दिया, भूमि में कंपन कह दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो आपके दिमाग में तीव्रता कैसे होती है, परिणाम कैसे होते हैं, थ्योरी क्या होती है, दोनों सारी चीजें आके निकल गई होंगी। आइए हम लोग बात करते हैं इसके बाद, देखा जाए यहाँ पे वेव्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से प्रश्न लगातार वो पूछ लेता है, बहुत मजा यहाँ से आ जाएगा। सिस्मिक वेग जो वो होती हैं जो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे, जब भूकंप आता है तो भूकंप की उत्पत्ति समय भूकंप के तल से उठने के बाद, यहाँ पे तल है और ये एपी सेंटर यहाँ बनाया गया, तो जहाँ यहाँ से उठेंगी या टकराएंगी, तो यहाँ तो उठती हैं, इनकी जो सिचुएशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो वहां से भूकंप की उत्पत्ति के समय भूकंप के तल से उठने वाली लहरों को, वेव्स को, तरंगों को हम क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंगे कहते हैं। क्लियर है? इनको 3 पार्ट में रखा गया है, पी पार्ट में रखा गया, एस पार्ट में रखा गया, एल पार्ट में रखा गया। आओ मस्ती के साथ पढ़ते हैं, बहुत मजा आपको आने वाला है। ये पी है, ये एस है और ये एल है, PSL। इनको हम लोग क्या कहते हैं, 1 बाई 1 कर समझेंगे, आपको बहुत आराम से सारी चीजें यहां इसमें टैकल हो जाएंगी। फर्स्ट, इसको हम लोग प्राथमिक तरंगे कहते हैं, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। इसको सेकेंडरी, यहाँ द्वितीयक तरंगे कहते हैं। ये बेसिक बातें हैं, ऐसे सेकेंडरी होगा, ये सब फालतू बातें। इनको लव तरंगे कहते हैं, इनको लव माने धरातल तरंगे कहते हैं, धरातलीय तरंगे कहते हैं। अब देखो समझने का प्रयास करें बहुत मस्ती के साथ। क्या पूछेगा इंगे, आप कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कह सकते हैं इसको हम लोग एक प्रकार से अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, इनको अनुप्रस्थ कहते हैं। ये नॉर्मली बातें सबके दिमाग में होती हैं। रही बात, ये जो तरंगे हैं ये ठोस में, द्रव में, गैस, 3 अवस्थाएं होती, तीनों में प्रवाह कर जाती हैं। ये एक देखा जाए तो ठोस और गैस में चलती हैं और ये द्रव में नहीं चलती हैं, ये तीनों जगह चल जाती हैं। तो पहला पॉइंट क्या रहा, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल जाती हैं।
तो आपके दिमाग में सोचिएगा, यहाँ पे द्रव है तो यहाँ जो पानी में जब तरंगे जाएंगी सागरों में, ये क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, ये तीनों तरफ चल जाती हैं। इसके बारे में दिमाग में ये सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग देखा जाए तो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 4 किलोमीटर, हाँ यहाँ से दिल्ली से निकली 10 सेकंड में वहां पहुंच जाती हैं। उसके बाद इनकी जो स्पीड होती है वो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसा नहीं जो मैं लिखा यही होती है, ये औसतन स्पीड है, ये ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। लेकिन बात करते हैं यहां से मजे की चीज। अब यहां से जो प्रश्न पूछना वो स्टार्टिंग करेगा, मजे की बात सोचिएगा, ये ऐसे चलती हैं, ये कैसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं, देखो समझो बड़े आराम से, ये ऐसे चलेंगी, उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे चलेंगी और ये बेचारी आराम आराम से ऐसे चलेंगी। इसका मतलब क्या रहा, इनकी जो आवृत्ति होती है, इनकी जो ऊंचाई होती है, इनकी जो ऊंचाई होती है वो कम होती है। इनकी जो ऊंचाई होती है औसत होती है, यानी किससे ज़्यादा होती है, इससे हो ज़्यादा होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी तक कह सकते हैं जो ऊंचाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इससे समझिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की आई और 1-2 दिन बाद चली गई तो दर्द कैसा होगा, बोलेंगे सर होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा। आपकी जिंदगी में कोई लड़की लड़का आया, वो कुछ दिन रुका, 10 दिन 5 दिन रुका, फिर वो चला गया, कोई और उसे मिल गया, आपकी जिंदगी में दर्द होगा लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा उसके मुताबिक ज्यादा होगा। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आया, वो लंबे समय रहा लेकिन वो कुछ समय के बाद यहाँ चला गया, तो दर्द कैसा होगा, आप बोल रहे सर बहुत ज्यादा होगा। इससे ये समझते हैं कि जब इनकी ऊंचाई कम होती है, इनकी रफ्तार ज्यादा होती है, तो ये क्या करती हैं, आए ठीक है भाई तू पसंद नहीं की ओर छोड़। इसका मतलब यहाँ ये विनाशकारी क्या होती हैं, ये विनाशकारी क्या होती हैं, थोड़ी सी इनके मुताबिक कम होती हैं। ये विनाशकारी क्या होती हैं, बोलेंगे सर ये ज़्यादा होती हैं। ये क्या होती हैं, औसतन होती हैं। लेकिन ये जो विनाशकारी हैं, आराम आराम से 4-5 साल गुजारे फिर तुमको छोड़ के कोई चला गया, तो ये विनाशकारी क्या होती हैं, तो बोलेंगे सर ये बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि यहाँ प्राथमिक तरंगों में, द्वितीय तरंगों में या एल तरंगों में सबसे विनाशकारी कौन सी हैं, एल तरंगे हैं। अब तुमसे कहा जाए इनकी स्पीड के बारे में, तो आप समझिएगा इन यहीं से सारे प्रश्न बनते चले जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। अब यहाँ देखें, पी की स्पीड ज्यादा होती है एस से, और एस की स्पीड क्या होती है, एल से ज्यादा होती है। तो यानी जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो एकदम से जाएगी, ठूं करेगी, वापस होके चली जाएगी। अब जिसकी स्पीड आराम आराम से आएगी तो क्या होगा, वो कहते हैं ना चिता से बड़ी चिंता होती है, तो चिंता आराम आराम से आती है और चिता एकदम जल जाती है। तो यही कहा जाता है कि जो आराम आराम से करेगा वो समस्याएं पैदा करेगा। तो यहां से तुम दिमाग में फट पा रहे होंगे। अब सोचो, इमेजिंग करिएगा, प्राथमिक तरंगे कैसी होती हैं, तो बोलेंगे सर यहाँ से इनकी ठोस द्रव गैस तीनों प्रभाव कर लेती हैं, यानी ये पत्थरों में भी जाएंगी, चट्टानों में भी जाएंगी, द्रव में भी जाएंगी, सागर में महासागर में भी जाएंगी। ये बिचारी तरंगे सागरों महासागर में क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती है, यानी पानी में चलेंगी नहीं, इनको पानी से नफरत होती है। और यहाँ पे धरातल तरंगे एल तरंगे चिपक चिपक के चलती हैं। तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही हो कि जो यहाँ एपी सेंटर है, जब यहाँ जाके टकराएंगी तो यहाँ से निकल तरंगे धूं धां करेंगी यहाँ पे, ये क्या करेंगे बेचारी आराम से जाएंगी, ध्यान रखना। और ये क्या जाएंगी, ये तो बहुत मध्यम मध्यम जाएंगी, ले बेटा यहाँ तक लपेटते चलो। इससे क्या चल रहा है पता, इससे चल रहा है पता है कि ये बड़ी घातक होती हैं। रही बात दूसरी, अगर एस्पेक्ट में समझे तो इनकी स्पीड जो होती है लेफ्ट राइट होती है, इस तरीके से मारती हैं धूं धाक तरीके से, लेकिन जल्दी खत्म हो जाती हैं। इनकी स्पीड क्या होती है, अप डाउन होती है, ये बेचारी अप डाउन होती है, ऐसे तरीके से करती रहती है। अब इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये तो आड़ी तिरछी होती है। जिंदगी में जिसका आड़ा तिरछा, यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार से लक्ष्य ही नहीं पता हो किधर जा रहा है, तो वो समस्या जीवन में उसके है। तो यहाँ ये भी समझ लें कि इनकी जो लेफ्ट राइट की डायरेक्शन होती है, इनकी अप डाउन की होती है, और इनकी आड़ी तिरछी जिसका इनका मन करता है। तो यहाँ से आपके दिमाग में पीएसएल को लेके पूरी पिक्चर बनी या नहीं, बताओ कमेंट करके। अगर बनी है तो एक बार कमेंट करें, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास कर लेते हैं। मुझे पता है कि आप यहाँ बहुत मस्ती के साथ समझ पा रहे होंगे। क्लियर? ये हो गया हमने जो पढ़ा है अर्थक्वेक के बारे में। हमने इसमें वेव्स को भी पढ़ लिया, तीव्रता को भी पढ़ लिया, निष्कर्ष को पढ़ेंगे अभी, परिणाम को पढ़ लिया, थ्योरी को पढ़ लिया, कारण को पढ़ लिया, अर्थ को पढ़ लिया। आओ भविष्यवाणी की बात करते हैं, प्रभाव की बात करते हैं, आपको मजा आ जाएगा। राइट? अगर हम यहाँ से भविष्यवाणी की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई अगर ऐसे चल जाए पता कि भैया जिससे तुम शादी कर रहे हो 1 साल बाद ये दुख देगी, शादी ही नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? पता है 1 साल बाद दुख देगी। तो यहाँ से अगर यहाँ भूकंप आने वाला है चल जाए पता, तो आदमी यहाँ से भाग के बाहर निकल जाएगा, भैया बचाओ जी, हम तो समझ चुके भूकंप आने वाला है।
तो घटना कभी कहा भी जाता है बुजुर्गों द्वारा, घटना कभी बता के ही नहीं आती है। तो ऐसा आज तक रिएक्टर स्केल आज तक पैमाना नहीं बना जो भविष्यवाणी को जान सके। लेकिन हाँ, कुछ घटनाओं के माध्यम से यहाँ कहा जाता है कि ऐसा कोई ऐसा नहीं बना पाए जिससे चल जाए पता कि अंदर क्या हो रहा है। तो इसीलिए हमने कुछ ऐसी मात्रा देखी ऐसा सर्च करके कि जब यहाँ पे रेडोन की गैस लगातार बढ़ने स्टार्टिंग हो जाती है वायुमंडल में, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर हलचल पैदा हो रही है। तो कुछ गैसों के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। अब ये घटनाओं के माध्यम से तुरंत जान पाते हैं। तो यानी कुछ यहाँ से जो पशुओं का आचरण है, देखिए पशु बेचारे बोलते नहीं हैं, तो पशु क्या करते हैं, आचरण करते हैं। तो उनका जो आचरण से हम लोग महसूस कर सकते हैं कि वो ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि खूंटे से तोड़ना स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्लियां जानवर इधर उधर भागना स्टार्ट कर लेती हैं। इसका मतलब क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बिल्ली पागल होगी वो भग रही हो, आपने सोचा भूकंप आ गया घर छोड़ के भाग गए, ऐसा भी नहीं समझना है। यानी सभी जानवर करना स्टार्ट करेंगे तब निकल के आएगा। तो यहां से भूकंप की भविष्यवाणी आज तक ना तो कोई कर पाया है ना कर पाएगा। और पॉसिबिलिटी ये है कुछ ऐसे आंकड़ों के माध्यम से जान पाते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 20 मिनट पहले भूकंप आने वाला है, वो आचरण से समझ पाते हैं हम लोग। रही बात इफेक्ट की, ये पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट दोनों ही पड़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा प्रश्न में कि भूकंप आने के प्रमुख क्या उपाय हैं, सॉरी क्या लाभ हैं, तो आप उसको आराम से दीजिएगा। लाभ भी बहुत सारे होते हैं और हानि भी बहुत सारी होती है। लाभ क्या है, जब यहाँ से पृथ्वी फटेगा तो यहाँ से पृथ्वी फटने के बाद जो समझ देखेंगे हम यहाँ, तो भूगर्भ में जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होती है। जैसे क्रस्ट में कितना तत्व है, पृष्ठ में गैसें किस प्रकार की होती हैं, कौन सी ज्यादा कौन सी कम है। तो पहली बात तो हम लोग भूकंप में जो ज्ञान है उसको जान पाते हैं अर्थ के अंतर्गत। नंबर 2, यहाँ से नई मिट्टी का निर्माण हो जाता है। जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो फटने के बाद तो नई मिट्टी ऊपर आती है, तो यानी यहाँ एक प्रकार से नई मिट्टी का निर्माण होता है, नई मिट्टी निर्माण करने में सहायता हो जाती है। जो गहरी खाइयां हैं, मान लो यहाँ से पृथ्वी है और ये यहाँ पे या झूं झूं करके कुछ हो रहा है और ये फट गया, तो इसका मतलब क्या है, ये खाइयां बन जाती हैं। तो खाइयां बनने के बाद क्या होगा, अब यहीं से तुम समझिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। यहाँ लावा निकलेगा, सब कुछ होगा, तो यहाँ ये जो खाली एरिया होगा ये झील भी बन जाएगी। कल को क्या बनेगा, लेक्स भी बन जाएंगे। बहुत सारी हमारे देश में जो झील होती हैं, कुछ प्राकृतिक झील होती हैं, कुछ मानव निर्मित झील होती हैं, तो यहाँ ये झील भी बन जाएंगी। और जो जल स्रोत हैं, जो नदियाँ जो हैं, वो अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं, यानी नदियाँ अपना रास्ता चेंज भी कर लेती हैं कभी कभी। ये तो कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं बेटा कि यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि जो जिस काम को वैज्ञानिक सर्च करके करते हैं, भूकंप आने से वो उसकी हमें ज्ञान की प्राप्ति आराम से हो जाती है। तो ये क्या है, इसके बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब रही बात निगेटिव, निगेटिव में तो आप समझ ही सकते हैं कि भैया समस्या ही पैदा हो रहा है, ध्यान रखना। ये सारी समस्याएं हैं, माल की हानि हो रही है, जान की हानि हो रही है। जो समस्याएं हैं यहाँ पे, जलयान अपने डाइवर्ट चेंज कर लेते हैं, नदी अपना मार्ग चेंज कर लेती है। मान लो यहाँ पे गांव बैठा हुआ है, मार्ग चेंज होकर नदियाँ सारा भाग के ले जाती हैं। तो यहाँ बहुत सारी बातें ये हैं। नेगेटिव के आस्पेक्ट में तो बहुत सारी बन सकती हैं, आप इसको जानते हैं। इसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी नीड मुझे भी नहीं है और आपको भी नहीं है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा बेटे, आप देख पा रहे हो मेरे बच्चों कि यहाँ से हमने जो इसके पैरामीटर्स जो हम लोग बता रहे थे कि यहाँ पे कि क्या क्या होता है, तो भविष्यवाणी को भी 1 सेकंड में जान लिया, प्रभाव को भी जान लिया। अब रही बात विवरण की, विवरण से पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ इसके जो प्रकार हैं अर्थक्वेक के, वो 3 टाइप में रख सकते हैं। स्लो अर्थक्वेक जो बहुत स्पीड क्या होता है, 0-70 किलोमीटर पर आवर होता है। और यह इंटरमीडिएट अर्थक्वेक जो कह सकते हैं कि 70 से लेकर, ये है क्या, स्लो का मतलब ये रहा जो पृथ्वी का अंतर्गत ढांचा है वो इस किलोमीटर की बात कर रहा है, ना कि वो स्पीड की बात कर रहा है। तो 0 से लेकर 70 के आसपास जो आते हैं, यहाँ 300 तक आते हैं, यहाँ पे 700 के नीचे जो चले जाते हैं, इसको 3 भाग में हम लोगों ने अर्थक्वेक को डेप्थ ऑफ द फोकस के रूप में रखा गया है कि उसका एपिसेंटर कहाँ जाके बन रहा है, इसके बारे में जान सकते हैं। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थक्वेक। तो इसके बारे में कुछ जानने की नीड थी नहीं हमें। आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके जो जोन है इंडिया में, सापेक्ष में जान लेते हैं। भारत में अर्थक्वेक के जोनों को 5 भाग में रखा गया है। ये आप नॉर्मली वे हैं, इसके बारे में कुछ नया करने की मुझे भी नीड नहीं है, आपको भी जी नहीं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। इसको पीडीएफ आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे जो 5th जोन में क्या है, ये सब चीज़ें कंसिडर की गई हैं। यहाँ 5th जोन में कौन से एंटायर नॉर्थ ईस्ट जो है स्टेट है, यूपी है एंड उत्तराखंड है, गुजरात है, रन का कच्छ है, फ्यू पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर का भी पार्ट है, लद्दाख के अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड नॉर्थ ऑफ द बिहार, ये पार्ट क्या इसमें रखे गए हैं। 4th जोन में देखा जाए सम पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर नॉट इंक्लूड इज द जोन, और 5th जो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेस्ट कोस्ट जो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बिहार है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, ये बेसिक बातें हैं, इनके लिए कुछ नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन की भावना को समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने यूपीएससी ने मेंस 2020 में क्वेश्चन पूछा है, और क्या क्वेश्चन पूछा इसके बारे में देखें। व्हाट इज द अर्थक्वेक एंड व्हाट आर इट्स कॉज, यानी अर्थक्वेक होता क्या है और उसके कारण क्या है।
आल्सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, इसके अर्थक्वेक के इम्पैक्ट मतलब क्या कारण, क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए दोनों पॉइंट लिखा हूँ। अलोंग विद द चैलेंजिंग ऑफ फेस, यहाँ चैलेंजिंग जो फेस है प्री डिजास्टर प्रिपरेशन ऑफ फॉर इट। तो यहाँ पे जो पहले इसके चैलेंजिंग चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी समाधान करें जिससे कि हम इसका समाधान मतलब नुकसान ज़्यादा ना हो। तो यानी ये प्रश्न जब यूपीएससी ने पूछा है तो जो मैंने अभी बताया है देख लीजिएगा, क्या इसके अर्थक्वेक होता क्या है, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके इम्पैक्ट प्रभाव हैं, क्या इसकी चुनौतियां हैं। ऐसे डिस नहीं लिख दो तो बता देना कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। देख रहे हो ना, ऐसे ही तो लिखना है मेरे दोस्तों। यही होना चाहिए अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के पीछे, अर्थक्वेक नहीं मतलब हर टॉपिक के पीछे ये थीम होनी चाहिए आपकी। जितनी बढ़िया थीम होगी उतना अच्छा टॉपिक आपका रेडी हो जाएगा और आपको मजा आए। प्रीलिम्स में पूछेगा तो यही पूछेगा, विच इज द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफी। जब आपको पता है कि भूकंप को सिस्मोग्राफी जो यंत्र है उससे नापते हैं, जानते हैं, अध्ययन करते हैं उसके बारे में, तो सिस्मोग्राफी से हम उसका अध्ययन करते हैं। तो आपको पता है कि तेज कौन सी जाएगी, झूं झां करके पहले कौन सी जाएगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। बोलेंगे सर पी होगी, दैट इज आंसर इज पी वेव्स। कुछ नहीं करना यार, मजा आया, कैसे लगा आज का टॉपिक। तो यदि चाहते हैं आप वन स्लॉट वन टॉपिक के रूप में मैं सारे इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी सबके प्रश्न लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं आनंद होना तो एक दूसरे के बीच में से भेजिएगा। जानिएगा कि पढ़ाई कैसे करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसे भ्रमजाल में फंस चुके हैं जहाँ उनको खुद को ज्ञान नहीं है। क्या आप ऐसी संस्था में फंस चुके हैं जहाँ पे उनके पास कुछ एक प्रकार से प्लान नहीं है। आप हजारों की मोटी फीस देने में असमर्थ हैं, तो इससे कुछ थोड़ा बहुत भी आप लाभान्वित हो पा रहे हो तो अपने आप के साथ साथ दूसरों तक इसे पहुंचाइएगा। मैं यही आशा करता हूं कि एक मुहिम, एक क्रांति, एक आंदोलन आपके जीवन के साथ साथ इस रेस में होना चाहिए जो बेहतर राष्ट्र निर्माण कर सके। उसमें थोड़ी बहुत भूमिका हमारी आपकी भी होगी, तो इसलिए देश को बदलते रहिएगा। हर दिन आपका होगा, आज भी आपका, कल भी आपका होगा, परसों भी आपका होगा। बस हिम्मत नहीं हारनी है, ये आपका दृढ़ संकल्प है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।